બેન ખાલી વિઝ્યુઅલ લઈ લો પડતો मुफ्ती साहब, किस वजह से आज आपने पीसी रखी है? खासतौर से वक़्फ़ का क्या मामला चल रहा है और डिमोलिशन जो हुआ है वेरावल में, क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं आप तमामी हजरात जो मीडिया वाले हैं, एक आवाज़ पर आप हजरात आए और आपके ज़रिए से मेरी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचेगी, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि ये JCB की टीम, JPC की टीम जो दिल्ली से यहाँ आई औकाफ की तहकीकात या इंक्वायरी के ताल्लुक से, तो उसके आने की इत्तला आम तौर पर नहीं दी गई और गुजरात में क्या शहर अहमदाबाद में भी बड़ी बड़ी तंजीमों को इसकी कोई खबर नहीं हुई। 4-5 दिन पहले मुझे इसकी इत्तला मिली। हमने अपनी तंजीम के ज़रिए से दिल्ली से टाइम मांगा उनसे मिलने के लिए। हमको टाइम दिया गया, लेकिन सिर्फ उसमें मेरा नाम जद किया गया। मैंने कहा कि भाई तंजीम के नाम से देना चाहिए और नाम इसमें शामिल हो, तो मुझसे नाम मांगा गया। नाम भी हमने अपने नाम के साथ 3-4 नाम जो है दिया। हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे ये एडवोकेट शमशाद खान पठान, एडवोकेट मलिक साहब और मुफ्ती असगर अली, इन हजरात का नाम दिया गया। मकसद ये था कि उनके सामने अपने मसाइल को वक़्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से पेश करना। उसमें जो शरीयत की बातें हैं वो तो मैं बता सकता था, लेकिन जो कानूनी दावपेच है उसके लिए हमारे साथ वकील का होना ज़रूरी था, एडवोकेट का होना ज़रूरी था। नाम जो दिया गया वो नाम लिखा भी गया और हमें तीसरा नंबर जो है मिला कि आप मिल सकते हैं। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली, जाने की मुकम्मल तैयारी कर ली। देर रात हमको ये इत्तला मिलती है कि सब नाम आपके साथियों का काट दिया गया, सिर्फ आप मिल सकते हैं। मैंने कहा क्यों, इसकी वजह क्या? तो सब अपनी लाइल्मी का इज़हार कर रहे थे, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। बहरहाल सुबह सवेरे हमने अपने जनरल सेक्रेटरी मुनीर भाई करीमी, एडवोकेट शमशाद खान पठान वगैरह से इस पर तबादले ख्याल किया और सामने वक़्फ़ कमेटी के चेयरमैन से भी हमारे आदमी ने रब्ता किया कि भाई ऐसा क्यों किया गया। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये झांसा दिया गया कि सिर्फ 2 ही घंटे की मीटिंग है और 2 घंटे के बाद ये मीटिंग ख़त्म कर दी जाएगी। इसलिए मुफ्ती साहब यानी मेरे बारे में कि वो अकेले आ सकते हैं, बाकी अपने साथ न लाएं। तो उनसे कहा गया कि भाई आखिर वजह क्या है, साथ में क्यों नहीं ले जाए? तो जवाब मिलता है कि ठीक है, साथ में लाना चाहते हैं तो लाएं, लेकिन वक्त का जैसा तकाजा होगा, यानी वक्त के एतबार से हम इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। तो मुझे ये बात बुरी लगी कि आप सिर्फ मुझे इजाज़त दें, हमारे अहबाब को, सेक्रेटरी को, एडवोकेट को आप इजाज़त न दें, तो इसमें मेरी बड़ी रुसवाई है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। फिर कहते हैं कि हाँ 3 आदमी साथ जाएंगे लेकिन बोलेंगे कोई नहीं। मैंने कहा शक्ल सूरत देखने के लिए जाएंगे। फिर मैंने जो है उसको जाने का प्रोग्राम जो था वो मुलतवी कर दिया और मैंने अहबाब को भी रोक लिया कि जब सबकी सुनेंगे ही नहीं तो मुंह देखने के लिए तो जाना नहीं है। इसलिए हमने वीडियो के ज़रिए से कौम को इत्तला दे दी कि भाई हमारा नाम आइन वक्त पर जो है काटा गया। अब इसमें किसकी साजिश है वो मुझे खबर नहीं, लेकिन मुझसे बड़ौदा की टीम जो आ रही थी उन्होंने फ़ौरन रब्ता किया। क्या वजह है मुफ्ती साहब? मैंने उनको बताया
तो उन्होंने कहा कि मुझे ये भी अंदेशा था कि हम लोगों को भी इजाज़त नहीं मिलेगी, इसलिए आइन मौके पर हम फ़्लाइट के ज़रिए दिल्ली पहुँचे और इजाज़त न मिलने पर हमने जो है दूसरे लोकसभा के जो मेंबरान थे मुस्लिम, उन लोगों से रब्ता कायम किया और उनके दबाव डालने पर हमको टाइम दिया गया। उसके बाद मुझे ये भी इत्तला मिली कि अंदर जो गए, जैसे इमरान खेड़ा वाला या उनकी टीम जो भी हो, तो उन लोगों ने सबसे पहले उनके सामने ऑब्जेक्शन रखा कि भाई मुफ्ती साहब के साथियों का नाम क्यों काटा गया, वजह क्या है। तो उनकी तरफ से सिर्फ ये जवाब मिला कि ऊपर से ऐसा हुआ है, मुझे किसकी खबर नहीं। बहरहाल इसमें जो है हमारे तंजीम की, हमारे अहबाब की बेइज्जती थी कि मैं इनको छोड़ के तन्हा जाता। आखिर दूसरों को भी टाइम दिया गया, तो हमारी टीम से उनको क्या नफरत थी। और ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट की लॉबी के लोग हैं, उनको तो एक नंबर दूसरे नंबर पर रखा गया। फिर बाद में मैंने ये तहकीक किया, यानी कल की बात है, कि भाई ये मैसेज, ये लिंक मीटिंग के ताल्लुक से हम लोगों को क्यों नहीं इत्तला मिली कम से कम एक हफ्ता पहले। तो हमें वक्फ बोर्ड की तरफ से जवाब मिला कि हम लोगों को भी इत्तला नहीं थी, न मैं इसमें कोई किसी तरह का इन्वॉल्व हूँ, शामिल हूँ। ये गुरु खाते के ज़रिए और वहाँ दिल्ली के ज़रिए से ये सब हुआ है। आपका नाम, आपके अहबाब का नाम किसने काटा, मुझे इसकी कोई खबर नहीं। इसके लिए आगे कुछ करने वाले हैं जो आपको नहीं रोका गया, उस टाइम नहीं गया? अब इसके लिए हमारे अहबाब हैं, हम मशवरा करेंगे, जो इनकी राय होगी इंशाअल्लाह ताला वो कदम उठाएंगे। अच्छा, जो डिमोलिशन हुआ है मसाजिद पे वेरावल में, क्या कहेंगे, किस तरीके से उसकी मुखालफत है? देखिए, ये कोई नई बात अब इस मुल्क में नहीं रही। पूरे हिंदुस्तान में मस्जिदों पर, ख़ास तौर से मदरसों पर अटैक किया जा रहा है। अभी आपने सुना होगा इलाहाबाद में एक दारुल है, दारुल हबीबिया। ये काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन के ऊपर वाक़ है और 100 साल पुरानी इमारत है, वहाँ मस्जिद भी है। उसको गवर्नमेंट ने किसी न किसी झूठा बहाना बना के सील करने की कोशिश की, और ये लाते हैं क्या सामने कि गैर कानूनी है, इसलिए हम इसको जो है सील कर रहे हैं या डेमोलिशन कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि पूरे हिंदुस्तान में क्या सिर्फ मस्जिद ही गैर कानूनी इनको नज़र आती है? अब वो भी 100 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी मस्जिद है, तो 300 साल से किसी को गैर कानूनी नज़र नहीं आई। और आज ये जो है इस हुकूमत के आने के बाद सब कुछ जो है, ये 10 साल ये भी पहले रह चुकी। आज ट्रिब्यूनल में स्टे था। हाँ, आपका नाम और पोस्ट बताइए सर। एडवोकेट शमशाद पठान। जी, वेरावल में जिस तरीके से डिमोलिशन हुआ, वो स्टे था कोर्ट पे, फिर भी डिमोलिशन हुआ, कोर्ट मैटर थी, फिर भी उस पर बुलडोज़र चलाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो वक़्फ़ बिल लेके आया है, ये सरकार लेके आई है, उसी के कड़ी में इसको आपको देखना चाहिए कि ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि मौजूदा वक्फ कानून जो है उसके तहत वक्फ बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टी पे हाथ रख देगा तो वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी और कोई भी कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसके बावजूद अगर ये बात में ज़रा भी सच्चाई होती तो शायद वेरावल में ये जो दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तानों को तोड़ा गया है, शहीद किया गया है, ये ना हो पाता। क्योंकि अगर आप इन दरगाहों का, मस्जिदों का, कब्रिस्तान का इतिहास देखेंगे तो ये कई 100 साल पुराना इतिहास है और रिकॉर्ड पे ये चीज़ मौजूद है। सबसे पहले सरकार ने 2015 में वहाँ पर कुछ सरकारी ऑफिसेज बनाने की कोशिश की थी, जिसको लेकर वहाँ की जो कमेटी है उसने सिविल कोर्ट में सूट फाइल किया था और उस सूट के अंदर सिविल कोर्ट ने स्टे दिया था। बाद में 2013 में जो कानून आया था उसके तहत हाईकोर्ट का ये आदेश आया कि जितने भी ऐसे सिविल सूट हैं वो तमाम के तमाम वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में चले जाएं। और वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में गए, उसके बाद वो मैटर, वो स्टे जो था वो वैसा के वैसा जाना चाहिए, लेकिन वक़्फ़ ट्रिब्यूनल ने उस तरह से नहीं देखा और कलेक्टर ने उन सब चीज़ों के ऊपर जाते हुए तो बिल्कुल टाइम दिए बिना कोई इमीडिएट तोड़ने की नोटिस दिए बिना जाकर वहाँ पर उस टाइम पर, जबकि देश में वक़्फ़ बिल को सपोर्ट करने वाले और वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ की एक बनी हुई कमेटी अहमदाबाद, गुजरात में मौजूद थी और गुजरात के भी जो लोग वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं वो तमाम लोग मौजूद थे। उसी दिन उन्होंने शाम को 4-5 बजे से ये शुरुआत कर दी और JCB इकट्ठा करने शुरू कर दिए
जो ये स्पष्ट संदेश था कि वक़्फ़ बिल हो या ना हो, सरकार चाहेगी वो तमाम संपत्तियों को अपने तरीके से हड़प लेगी, क्योंकि वेरावल में जो हुआ है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कानून के ख़िलाफ़ है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जहाँ पर 100 साल या 100 साल से ज़्यादा के समय से कोई भी दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान है, जो मौजूदा वक्फ का कानून है, वक्फ बाय यूज़र, कि भाई अगर उसमें बरसों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी माना जाए, ना कि वो सरकारी प्रॉपर्टी हो। लेकिन यहाँ पर कलेक्टर ने उन सारी दलीलों को साइड पे रखते हुए उसको सरकारी प्रॉपर्टी बताकर उस पर बिल्डोजर फिराया है। लेकिन जबकि उसके कागज़ भी मौजूद हैं, जहाँ पे 1895 से लगा के, जहाँ जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उन्होंने भी उसको माना है, नवाबों की हुकूमत थी उन्होंने भी उसको माना है, और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ की कमेटी के पास मौजूद हैं। उसके बावजूद कलेक्टर ने अपने मनमाने ढंग से और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में जो बुलडोजर चलाने की जो मुहिम थी उसको रोका था 17 तारीख को, और एक स्टे दिया था, और ये कहा था कि जब तक कोई पब्लिक पर्पस के लिए या कोई रेलवे लाइन के लिए या कोई वाटर बॉडी के ऊपर अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आप उसको तोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ जब तक सुप्रीम कोर्ट की परमिशन नहीं हो आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो सीधे तौर पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी कंटेम ऑफ कोर्ट किया है।